हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैंने टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। जैसा कि आपको पता है, आपके बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कल ही होने वाला है। इसीलिए जो टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यानी डिफरेंट डिफरेंट पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा है। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, चूंकि आपके कल पेपर है, इसीलिए आपके लिए 1000 प्लस 1 डे रिविजन पीडीएफ हमने लॉन्च करा है, जिसमें हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे। सो जैसे कि आपको पता है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें पार्ट ए आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और उसमें आपके 50 क्वेश्चन जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं और उसको क्वालिफाई करने के लिए, आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने ही होते हैं। सो मैं आपको गारंटी देती हूँ, हमारे इस रिविजन पीडीएफ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी हमारे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए थे, सो उन सारे एग्जामिनेशन में हमारे इसी पीडीएफ से 30-40 डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो याद रखिएगा, इस एक दिन में भी आप आपकी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोट्स और हमारे रिवीजन पीडीएफ को आपको साइमल्टेनियसली बस एक बारी गो थ्रू करने हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है और 1 डे रिवीजन पीडीएफ, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में जनरली पूछते ही है और इसी पीडीएफ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब आपको याद रखना है, रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं आपके, वो दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूअस वेरिएबल में आपके सारे वैल्यूज पॉसिबल होंगे, जैसे 1, 1.1, 1.2, 3, 3.4, सारे वैल्यूज पॉसिबल हो, वो आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? जिसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वैल्यूज पॉसिबल हो। मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 और 2 के बीच में जितने वैल्यूज लाई करते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, सो ये सारे जो डेसिमल में आपके जो वैल्यूज होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं हो सकते। ओके, सो याद रखना है आपको, वेरिएबल्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस एंड नेक्स्ट इज डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस वेरिएबल में आपके हर एक वैल्यूज पॉसिबल होगी और डिस्क्रीट वेरिएबल में जो आपके डेसिमल में वैल्यूज होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या हो सकता है? जैसे किसी का 30.5 हो गया, किसी का 70.1 हो गया, किसी का 60.2 हो गया। सो यहाँ पर आपका जो बॉडी वेट होगा, बॉडी वेट में सारे वैल्यूज पॉसिबल है, सो ये आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल का ऑप्शन एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये तो कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? हमारा जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 36.1 से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। मतलब 36.1 से 37.2 के बीच में जितने भी वैल्यूज लाई करेंगे वो सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो बॉडी टेम्परेचर जो है आपका, ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल में आ जाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन डी, एचबी लेवल। एचबी लेवल क्या होता है? हीमोग्लोबिन लेवल, कि आपके बॉडी में कितना ब्लड है। अब एचबी लेवल कैसा हो सकता है? जैसे किसी का 10.2 होगा, किसी का 9.1 होगा, किसी का 11.2 होगा। सो यहाँ पर एचबी लेवल में भी हर एक आपके वैल्यूज पॉसिबल है। सो ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी, ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप जो होता है आपके, ब्लड ग्रुप में आपने कभी नहीं देखा होगा कि वैल्यूज आती है।
ब्लड ग्रुप किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लड ग्रुप में वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती है, दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप। क्योंकि ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप में आप देखते हो कि कोई वैल्यूज नहीं पॉसिबल होगी, ओके, डेसिमल में कोई वैल्यूज नहीं पॉसिबल होती है। सो ब्लड ग्रुप जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। सो ब्लड ग्रुप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू स्टैंडर्डाइज अ स्केल सब्सट्रैक्ट डैश फ्रॉम डैश एंड डिवाइड बाय डैश। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपको किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करना है तो उस केस में आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज क्यों करते हैं, बिकॉज जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब किसी भी स्केल को आप किस तरीके से कंपेयर करेंगे, अब मान लो आपके पास कोई क्वांटिटी है जो सेंटीमीटर्स में है, कुछ मीटर्स में है, कुछ किलोमीटर्स में है। तो आप क्या करते हो, उनको मेजर करना, उनको थोड़ा कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप स्टैंडर्डाइज करते हो उस पर्टिकुलर स्केल को। अब किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, स्केल इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स का मतलब होता है आपके ऑब्जर्वेशंस, कि आपने क्या ऑब्जर्व करा है, आपको जो भी डेटा मिला है वो आपके ऑब्जर्वेशंस होता है। म्यू का मतलब होता है मीन, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं, ओके। तो स्केल को, किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। एक्स मतलब आपके ऑब्जर्वेशन, और इस क्वेश्चन के लिए एक्स हम कहते हैं स्कोर को। आपके पास जो भी डेटा मिल गया आपको वो हो जाएगा आपका स्कोर, माइनस म्यू, म्यू मतलब मीन और एवरेज, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम सिग्मा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या आप मीन में से स्कोर को माइनस करोगे, देन डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्सट्रैक्ट मीन फ्रॉम स्कोर एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये आप किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, if a nominal scale is used, it is permissible to calculate which of the following statistics। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आप नॉमिनल डेटा यूज कर रहे हो, नॉमिनल स्केल यूज कर रहे हो, तो उसको, उस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा स्टैटिस्टिक्स टूल का यूज करोगे। सो रिमेंबर, नॉमिनल स्केल क्या होती है आपकी, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है आपके पास, बल्कि नॉमिनल स्केल ऑफ डेटा में, नॉमिनल स्केल में जो भी आपके पास डेटा होता है, नॉमिनल डेटा में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स के बेसिस पर उनको डिवाइड कर लेते हो, उनको कैटेगराइज कर लेते हो। तो यहाँ पर आपके पास नंबर्स में नहीं होता है इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मीन तो हम कोई नंबर्स को कैलकुलेट करके एवरेज निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नंबर्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी अगेन रेंज में भी नंबर होता है, तो यहाँ पर रेंज आप निकालते हो, किसी चीज का रेंज निकालोगे तो ये भी नंबर्स के फॉर्म में हो जाएगा। सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन डी मोड क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो जिसमें एक ऐसी क्वांटिटी हो, कुछ ऐसी वैल्यूज हो, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है, तो उसे हम कहते हैं मोड। जैसे नॉमिनल में आपके पास जो भी डेटा होगा वो डेटा में सबसे ज्यादा बार, जैसे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लो कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के आपके पास इंफॉर्मेशन है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको मेजर करने के लिए आप मोड स्केल का यूज करोगे, मोड टूल का यूज करोगे। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मोड। नेक्स्ट, मल्टीकोलिनियरिटी अकर्स व्हेन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि मल्टीकोलिनियरिटी कब अकर होती है। अब मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो मैं इस केस में मैं एक स्टडी कर रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ एयर, वाटर, विंड, टेम्परेचर, ये सारे मेरे इस केस में क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैं इफेक्ट देखूंगी
कि प्लांट की ग्रोथ पर क्या हो रहा है, और प्लांट की ग्रोथ मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मैं प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो इस केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर जब ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक दूसरे से कोरिलेटेड हो, ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है, हाईली इंटर कोरिलेशन है इनके बीच में, एयर वाटर विंड एंड टेम्परेचर ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस केस में आप ये कहोगे कि मल्टी कोलिनियरिटी कब अकर होती है, जब आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक से ज्यादा हो और इनके बीच में हाई कोरिलेशन हो, ये एक दूसरे से इनके बीच में हाई इंटर कोरिलेशन होगा, तब आप उसको कहोगे, इस फेनोमेना को आप कहोगे मल्टी कोलिनियरिटी। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयर आर हाई इंटर कोरिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट तो नहीं होता है, बिकॉज इनमें क्या है, हाई इंटर कोरिलेशन, एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनके बीच में हाई कोरिलेशन है, एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है ये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी, देर आर टू मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज्यादा हो और उनमें जो रिलेशन है वो हाईली एक दूसरे से कोरिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, आप कहोगे कि 50% सही है, लेकिन ये टोटली आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, आपके पास बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होना चाहिए, बट उनके बीच में जो रिलेशन है वो हाईली इंटर कोरिलेशन होना चाहिए, वो हाईली एक दूसरे से उनके बीच में हाईली इंटर कोरिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे से उनके बीच में कोरिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, तब आप कहोगे कि वो फेनोमेना जो है वो आपका मल्टी कोलिनियरिटी है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। देयर आर हाई इंटर कोरिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट, सैम्पलिंग विच प्रोवाइड्स फॉर अ नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कौन से सैम्पलिंग होती है जिसमें पॉपुलेशन में से जो आप मेंबर्स सेलेक्ट कर रहे हो उनका चांस नॉन जीरो हो। मतलब अगर आप पॉपुलेशन में से कोई मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो उनका हर बार चांस हो कि वो सिलेक्ट हो, वो कौन सी सैम्पलिंग होती है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, सैम्पलिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हो, इसलिए यहाँ पर हर एक मेंबर का चांस सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होते हैं, जिसमें रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, उनके जजमेंट, उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। उनको ये लगेगा कि मुझे इस पॉपुलेशन में से इस मेंबर से मुझे डेटा मिल सकता है, मुझे ये आसानी से डेटा दे देगा, तो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बट अगर आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका चांस इक्वल हो सिलेक्ट होने का, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में। अब इस डायग्राम में ये आपकी हो गई पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन हो गई और रिसर्चर ने जो भी यहाँ पर सिलेक्ट किया है मेंबर्स को, ये हो गया उनका सैंपल। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर रिसर्चर ने रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करा है, इसलिए यहाँ पर एक जैसे देखिए आप, ये 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं, एक जैसे ये 3 लोग। ओके, मान लो ये जो आपको ऑरेंज कलर में जो ये दिख रहा है, जो पर्सन है जो ऑरेंज कलर से इंडिकेट किए हैं, ये मान लो ये सारे 20 इयर्स के हैं, और जो ब्लू कलर में इंडिकेट करा है ये मान लो 10 इयर्स के हैं। तो यहाँ पर रिसर्चर ने रैंडमली लिया, इसलिए 20 इयर्स के 3 सिलेक्ट हुए और 10 इयर्स के सिर्फ 1 ही मेंबर सिलेक्ट हुआ है। सो इसलिए यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग हुई है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करता है, इसलिए हो सकता है कि हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो। दैट्स व्हाई अब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट अ सैम्पलिंग यूनिट कैन बी सिलेक्टेड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आप आपके सैंपल को सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट टेक्निक से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है कि आपके पॉपुलेशन में से एक मेंबर, आपके सैंपल का एक मेंबर, आपका जो सैंपल आप चूज कर ले रहे हो उसका एक मेंबर, उसका सिलेक्ट होने का चांस क्या होगा उस केस में, वो कितने बार सिलेक्ट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म भी ये भी याद रखना है,
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SRSWR। सो ये शॉर्ट फॉर्म से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में। तो आपको ये याद रखना है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, जिसे हम SRSWR के नाम से भी जानते हैं। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट अगर आप चूज कर रहे हो ये टेक्निक, तो आपके जो सैम्पलिंग यूनिट है उसके सिलेक्ट होने का चांस कितना आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पर मेरी जो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से मैं सैंपल सिलेक्ट कर ले रही हूँ। अब पॉपुलेशन में से मैंने ये वाले बंदे को सिलेक्ट कर लिया अपने सैंपल में, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको फिर से रिप्लेस कर दिया। मैंने फिर से क्या किया, इसको पॉपुलेशन में भेज दिया। तो यहाँ पर ये मेंबर मेरे पॉपुलेशन से कट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, पॉपुलेशन में इसको फिर से भेज दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। अब मैं फिर से रैंडमली चूज करूंगी सैंपल को। अगर मैं रैंडमली फिर से यहाँ पर पॉपुलेशन में से अपने सैंपल्स को चूज करती हूँ, तो अगर मैं रैंडमली चूज करती हूँ तो हो सकता है कि दूसरी बार अगर मैं चूज करूंगी तो ये पर्सन की फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा। अगर मैं दूसरी बार चूज करूंगी तो इस पर्सन का फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा रैंडमली। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद ये पर्सन आपका फिर से सैंपल में सिलेक्ट हो गया। अब मैं फिर से क्या करूंगी, फिर से इसको रिप्लेस कर दूंगी, और फिर से अगर मैं रैंडमली चूज करती हूँ तो हो सकता है इसका फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो, फिर से ये सिलेक्ट हो जाएगा सैंपल के लिए। तो अगर आप सैंपल को, सैंपलिंग यूनिट अगर आपने एक बार चूज कर लिया अपने सैंपल को, उसको फिर से अपने पॉपुलेशन से रिप्लेस कर दिया, और पॉपुलेशन में से आप फिर से रैंडमली आपके मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है उस पर्सन के फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो, और आपने फिर से रिप्लेस कर दिया तो वो फिर से सिलेक्ट होगा। तो ये बार बार ये चलते ही रहेगा। सो अगर आप आपके सैंपलिंग यूनिट को आप रिप्लेस कर रहे हो पॉपुलेशन से, और पॉपुलेशन में से आप फिर से रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में वो पर्सन बार बार सिलेक्ट हो जाएगा। सो उस पर्सन के, उस सैंपलिंग यूनिट के बार बार सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन टाइम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, मोर देन वन टाइम। नेक्स्ट, in a two-tailed test for the population mean, if the null hypothesis is rejected when the alternative is true, then इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने एक टेस्ट परफॉर्म किया जो कि टू टेल टेस्ट परफॉर्म किया एक पॉपुलेशन के मीन से। अगर आपने उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, कब, जब आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो ट्रू थी। अगर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, सो इस केस में आपने कैसे डिसीजन लिया, कि आपने टाइप 1 एरर कर दिया, टाइप 2 एरर कर दिया, या फिर आपका जो डिसीजन था वो करेक्ट था, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, देन आपका वो जो डिसीजन हो जाएगा ये करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर ले रहे हो, सो ये आपका हो जाएगा टाइप 1 एरर। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, सो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है और उसको आप रिजेक्ट कर ले रहे हो, सो आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड। बस इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है आपको और थोड़ा ट्रिकी पूछा है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है आपने उसको रिजेक्ट कर लिया। नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर लिया कब, जब आपकी अल्टरनेटिव ट्रू है। आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, मतलब आपके नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो ट्रू है, आपने अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया और आपकी हाइपोथेसिस अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है तो आप इसी को एक्सेप्ट कर लोगे ना। और आपके जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, मतलब अगर आपके अल्टरनेटिव ट्रू है और आपने नल को रिजेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आपके अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लोगे। सो इस केस में आपने जो डिसीजन लिया वो क्या लिया, करेक्ट डिसीजन लिया, बिकॉज यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में ही बड़ा हिंट गिवन है कि अल्टरनेटिव इज ट्रू। आपने नल को रिजेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हो, और इस केस में अल्टरनेटिव ट्रू है, जो चीज ट्रू है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका डिसीजन क्या होता है, करेक्ट डिसीजन होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप जो डिसीजन लोगे इस केस में वो आप करेक्ट डिसीजन लोगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अ करेक्ट डिसीजन इज मेड। नेक्स्ट, eliminating a respondent survey due to many questions being left blank is referred to as। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये डेफिनेशन किस डिलीशन की डेफिनेशन होगी। सो इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है
कि जो रिस्पोंडेंट्स का रिस्पॉन्स होता है, अगर मान लो एक फॉर्म दिया गया है रिस्पोंडेंट्स को और उस फॉर्म में रिस्पोंडेंट ने कुछ क्वेश्चंस ब्लैंक रख दिए, कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं किए, तो इस केस में क्या होता है, उनका जो पूरा फॉर्म होता है पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर दिया जाता है, पूरे फॉर्म को डिलीट कर दिया जाता है। तो ये कौन से डिलीशन की डेफिनेशन होगी? सो ये आपकी डेफिनेशन होगी केस वाइज डिलीशन की। तो रिमेंबर, आपको डिलीशन में जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है बस वही याद रखनी है। फर्स्ट पेयर वाइज डेफिनेशन एंड सेकेंड इज केस वाइज डेफिनेशन। अब पेयर वाइज डेफिनेशन क्या होती है? मान लो आपके पास जो क्वेश्चन है x1, x2 एंड x3, आपके पास ये 3 क्वेश्चन है। ओके, तो आपने क्या करा, ये x1 का आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, आपने इसको ब्लैंक रख दिया, लेकिन आपने x2 और x3 को रिस्पॉन्स कर दिया। तो इस केस में पेयर वाइज डिलीशन में क्या होता है, रिसर्चर इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये जो x2 x3 क्वेश्चंस होंगे ना आपके, उसको रिसर्चर एनालाइज करेंगे, उनको देखेंगे, उनका जो आपका रिस्पॉन्स है उनको एनालाइज करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। बट आपने जिसको ब्लैंक रख दिया, जिस क्वेश्चन को, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और जिसको फिल किया है उसको एनालाइज करेंगे, उस क्वेश्चंस को, उनके आपके रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे। लेकिन केस वाइज डिलीशन में क्या होता है, अगर आपने x1 का यहाँ पर आपने जैसे कि सेम एग्जांपल इसके भी लिए हम लेंगे, x1 का जैसे आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, आपने इसको ब्लैंक रख दिया, लेकिन x2 x3 का आपने रिस्पॉन्स किया, लेकिन इस केस में क्या कर देंगे रिसर्चर, आपका जो पूरा फॉर्म है उसको डिलीट कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। सो ये होता है आपका केस वाइज डिलीशन का डेफिनेशन। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस वाइज डिलीशन क्या होता है, अगर आपने आपके जो फॉर्म है, जो सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं करा, उसको ब्लैंक रख दिया, सो रिसर्चर पूरा का पूरा आपका फॉर्म डिलीट कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन पेयर वाइज डिलीशन क्या होता है कि आपका जो मान लो एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपने जो जो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करा है, रिसर्चर्स को एनालाइज करेंगे, ना कि पूरे फॉर्म को डिलीट कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन केस वाइज में क्या होता है, रिसर्चर अगर आपने एक भी क्वेश्चन को, अपने जो भी क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स नहीं करा है, ब्लैंक रख दिया, तो रिसर्चर पूरे के पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सो ये आपकी हो जाएगी केस वाइज डिलीशन की डेफिनेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following is the qualitative variable? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब रिसर्च में दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड सेकेंड होगा आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सेकेंड होगा आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, जिसमें नेम में मीनिंग है, जो किसी चीज के क्वालिटी को बताता है, जो किसी चीज के फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। सो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में जो भी आपके पास डेटा होगा, वो उस डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, कोई भी थिंग्स की फीचर्स बताएगा। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में जो भी आपके पास डेटा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, आपको याद रखना है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आपके पास जो भी डेटा होगा, वो उस डेटा की क्वालिटी को बताएगा, एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल में जो भी आपके पास डेटा होगा, वो नंबर्स के फॉर्म में होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें क्वालिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग टू ईट एट मैकडोनल्ड्स। कितने नंबर ऑफ पीपल प्रीफर करते हैं मैकडोनल्ड्स में खाना खाने के लिए, कुछ ईट करने के लिए। सो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ पीपल होते हैं, मान लीजिए 70% जो पीपल है वो प्रिफर करते हैं मैकडोनल्ड्स में कुछ खाने के लिए। सो यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में है। सो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल नहीं होगा, बल्कि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन सी, प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर बायोकेमिस्ट्री कोर्स। बायोकेमिस्ट्री एक कोर्स है, उसमें आपको जो प्रैक्टिकल मार्क्स मिले हैं, मान लीजिए 100 मार्क्स से आउट ऑफ 100 आपको 70 मिले हैं। सो यहाँ पर जो भी आपके पास डेटा है वो क्या है, नंबर्स के फॉर्म में हो रहा है। अगेन ये आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल होगा, नॉट क्वालिटेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनेमिया। सो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मान लीजिए 60 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 60 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो एनीमिया से सफर कर रहे हैं, उनको एनीमिया डिसीज हुई है। सो यहाँ पर अगेन आपके पास जो डेटा है ये नंबर्स के फॉर्म में है, यहाँ पर नंबर लिखा है ऑलरेडी। सो ये आपका
क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, अ फेवरेट ब्रांड ऑफ चिप्स, ये चिप्स की क्वालिटी बता रहा है कि आपके कौन से ब्रांड का चिप्स आपको अच्छा लगता है, कौन सा आपका फेवरेट ब्रांड ऑफ चिप्स है, जैसे लेस हो गया, बिंगो हो गया, तो ये सारे आपके चिप्स के ब्रांड्स है। सो ये चिप्स की क्वालिटी बता रहा है, सो ये आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। दैट्स वाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अ फेवरेट ब्रांड ऑफ चिप्स। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल इज लाइकली टू, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपने आपके सैंपल्स का साइज इंक्रीज कर दिया तो उस केस में आपके सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब सैंपल साइज क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। सैंपल साइज क्या होता है, जैसे आपको पता है पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है वो आपका सैंपल होता है, ओके। और सैंपल साइज क्या होता है कि आप कितने सैंपल्स चूज करने वाले हो। अगर आपके मान लो पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और उसमें से आपने 90 चूज कर लिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका सैंपल्स का साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपने पॉपुलेशन में जो मेंबर्स चूज करा है वो बहुत ज्यादा चूज करा है, 90 लोगों को चूज करा है और सिर्फ 10 लोगों को छोड़ दिया है। तो इस केस में आपके सैंपल्स का साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। अब सैंपल्स में दो टाइप के एरर्स होते हैं, एक होता है आपका सैम्पलिंग एरर और दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब सैम्पलिंग एरर्स क्या होता है, सैम्पलिंग एरर की डेफिनेशन होती है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। तो ये हो जाएगा आपका सैम्पलिंग एरर्स की डेफिनेशन। अब मान लो फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग, इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। सैम्पलिंग एरर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन, मतलब पॉपुलेशन का जो मीन है, आपने समझ लो पॉपुलेशन की आप हाइट मेजर कर रहे हो, सो एवरेज लोगों की हाइट कितने के बीच में आ रही है, कितने इंचेस है, एवरेज लोगों की हाइट 5 इंचेस आ रही है, सो उसका मीन माइनस सैंपल्स का मीन, ओके। अब मान लो इस केस में अपने 100 मेंबर्स है पॉपुलेशन में, उनका एवरेज हाइट 5 इंचेस है और आपने जो सैंपल लिया है उस केस में सैंपल का जो एवरेज आ रहा है, इस केस में जो मीन आ रहा है, मीन का मतलब ही एवरेज होता है, जो मीन आ रहा है उसमें आपकी आ रही है वैल्यू, एवरेज मेंबर्स की जो हाइट है उनकी वैल्यू आ रही है 4.5 इंचेस, मतलब 0.5 का ही डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस है, सैंपल्स के मीन में एंड पॉपुलेशन के मीन में बहुत कम डिफरेंस है, मतलब अगर आप जितनी ज्यादा सैंपल साइज लोगे उतना ज्यादा आपका एरर, सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो सैम्पलिंग एरर है इस केस में डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अपने जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लोगे उतना ज्यादा आपका सैंपल एरर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, उतने ज्यादा आपके एरर्स कम हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट गिवन है आपको, बट इंक्रीज नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब जब आपका सैंपल से आप डेटा कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करने के टाइम पर जो एरर होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर, जो मिस्टेक्स हो जाती है डेटा कलेक्ट करने के टाइम। जैसे आपने यहाँ पर आपका सैंपल्स का साइज बहुत ज्यादा है, तो आपके जो नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टैबुलेशन एरर। टैबुलेशन एरर क्या होता है, जैसे आपने जो आपको जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो डेटा मिल रहा है, आप उसको क्या करोगे, एक टेबल में फिल करते हो सारी इंफॉर्मेशन। अब उस टेबल में आप जब इंफॉर्मेशन फिल करोगे तो क्या होगा, आपसे जो बहुत ज्यादा डेटा है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाएंगी, एरर्स हो जाएंगे। बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से आपको जो इंटर करना है डेटा उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो जाएंगी। अब रिस्पोंडेंट एरर हो सकता है, मतलब रिस्पोंडेंट जो एरर कर रहा है समटाइम्स आपने उसको रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, तो जितना ज्यादा आपका सैंपल्स का साइज होगा याद रखिएगा उतना ज्यादा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर जितना ज्यादा आपका सैम्पलिंग का साइज होगा उतना ज्यादा आपका सैम्पलिंग एरर्स डिक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा ही आपके जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होने के चांसेस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिक्रीज सैम्पलिंग एरर्स बट इंक्रीज नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नेक्स्ट, setting quotas for hard to reach respondents is one way to minimize dash bias। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर पहले ही कोटास को सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर हार्ड टू रिच रिस्पोंडेंट। हार्ड टू रिच रिस्पोंडेंट मतलब ऐसे रिस्पोंडेंट जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है,
तो उस केस में रिसर्चर कौन से बायस को मिनिमम कर देते, मिनिमाइज कर देते, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक रिसर्चर को पहुंचना बहुत मुश्किल है, ये बहुत इजी टू अवेलेबल नहीं है, इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, पहले से ही कोटा फिक्स कर लेंगे। मतलब मान लो रिसर्चर के पास 100 सर्वेस के पेपर्स है, तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, पहले से ही कोटा सिलेक्ट कर लेंगे कि ऐसे लोग जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उस केस में रिसर्चर करेंगे ऐसे लोग जो हार्ड टू रीच है, जो मुश्किल से, जो इजीली अवेलेबल नहीं है, उनको मैं सिर्फ 10% लोगों को, ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा। और जो बाकी रिमेनिंग 90% लोग हैं, वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा जो इजी टू अवेलेबल है, जिन तक पहुंचना बहुत इजी है। तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस केस में रिसर्चर का क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन तक रिसर्चर को पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं रिसर्चर, उनका रेशियो ही कम कर दे रहे हैं। इस केस में उनको बस 10% ही ले रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, हार्ड टू रीच है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलेंगे ये लोग, तो ये जाहिर सी बात है कि इनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस केस में रिसर्चर कौन से बायस को मिनिमाइज कर दे रहे हैं, नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है, ऐसे रिस्पोंडेंट जिनसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसको कहेंगे नॉन रिस्पॉन्स। इस केस में रिसर्चर नॉन रिस्पॉन्स बायस को मिनिमाइज कर दे रहे, उनको कम कर दे रहे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन रिस्पॉन्स बायस। नेक्स्ट, detailed and unambiguous instructions are particularly important for। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा सर्वे होता है, ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें रिसर्चर डिटेल में, और अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, ताकि जो रिस्पोंडेंट्स है वो इजीली उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स कर सके। ऐसा कौन सा मेथड होता है, सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेड पर्सनल इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूअर है, मतलब मान लो रिसर्चर है, एक रिसर्चर एक एक्सपर्ट से, कोई पर्सनालिटी है, उनसे कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, तो पर्सनल इंटरव्यू है। तो उसमें अगर जो इंटरव्यू दे रहा है, जो रिस्पोंडेंट्स है, अगर उनको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो वो उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स है उनको असिस्ट करने के लिए इंटरव्यूअर है, तो इस केस में इतना डिटेल में और क्लियर में इंस्ट्रक्शन रिसर्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन सर्वे, एंड ऑप्शन डी, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेलीफोन सर्वे और पर्सनल इंटरव्यूज कराया जा रहा है कंप्यूटर के थ्रू। तो क्या हो रहा है, अगर आप समटाइम्स अगर आप कोई क्वेश्चन फिल करते हो, तो कभी कभार आपको कंप्यूटर भी असिस्ट करता है। तो इस केस में अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आपको कंप्यूटर भी असिस्ट करता है। तो यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं होती है कि डिटेल और क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए रिस्पोंडेंट्स को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अब बच गया आपका ऑप्शन सी, मेल सर्वे। मेल सर्वेज में क्या होता है, रिसर्चर डिटेल में और क्लियर रिस्पोंडेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो क्वेश्चंस को इजीली फिल कर सके। क्योंकि मेल सर्वेज में क्या होता है, ना ही यहाँ पर रिसर्चर होते हैं, ना ही यहाँ पर कोई कंप्यूटर होता है जो उनको असिस्ट कर सके, जो रिस्पोंडेंट्स को असिस्ट कर सके। क्योंकि मेल सर्वेज में उनको एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप ये फिल कर सेंड कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट्स है उनको असिस्ट करने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए मेल सर्वेज में उनको डिटेल में और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है ताकि वो इजीली उन क्वेश्चंस को फिल कर सके, और बाद में रिसर्चर को वो जो क्वेश्चन है, जो उनका रिस्पॉन्स है, वो सेंड कर सके। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेल सर्वे ऐसे सर्वे होता है जिसमें रिसर्चर डिटेल में और क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि रिस्पोंडेंट्स उन क्वेश्चंस को इजीली फिल कर सके। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल सर्वेज। नेक्स्ट, a sampling plan in which a heterogeneous population is divided into groups and simple random samples from the groups are selected as। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है सैम्पलिंग की, और हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी सैम्पलिंग की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में आपको बता रहा है कि एक पॉपुलेशन है जो कि हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है वो हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है। हेटेरोजेनस पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर ले रहे हो और उस ग्रुप में से आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट कर ले रहे हो। सो ये आपकी सैम्पलिंग हो जाएगी
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की डेफिनेशन। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपके पास जो पॉपुलेशन है ये एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इसलिए है बिकॉज इसमें मेल है, फीमेल्स है, चिल्ड्रन है, मेन है, वीमेन है एंड चिल्ड्रन है, सारे एज ग्रुप के लोग से, सारे जेंडर के लोग हैं। सो ये आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो गई। सो रिसर्चर ने क्या कहा, इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ग्रुप्स में किस तरीके से डिवाइड कर लिया, मेन को एक जगह रख लिया, एक ग्रुप में मेन रख लिया, एक ग्रुप में वीमेन आ गई और एक ग्रुप में चिल्ड्रंस। सो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या किया, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। देन रिसर्चर्स के बाद क्या करेंगे, इन ग्रुप्स में से रैंडमली किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और वो उनका सैंपल बन जाएंगे। सो इस पर इन लोगों पर अपनी रिसर्च परफॉर्म करेंगे। सो ये हो जाती है आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो ये डेफिनेशन होगी आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की। देन ऑप्शन भी आपको गिवन है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप कुछ इंटरवल डिसाइड कर लेते हो और उस इंटरवल पर अपने सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन डेफिनेशन में आपको ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो याद रखिएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप कब यूज करेंगे, जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, लेकिन क्वेश्चन में हमें हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन गिवन है यहाँ पर, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होते हैं, इसमें भी आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो होमोजीनियस होंगी और आप एज इट इज ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं और ग्रुप में से क्लस्टर को पूरा एज इट इज रैंडमली उस क्लस्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पर रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं होगा क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग में भी आप होमोजेनियस पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की। नेक्स्ट, mean, median and mode for the following data will be 45, 54, 76, 78 and 76। इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है और इस डेटा का हमें मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस डेटा का आप मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करते हो। अब इस केस में आपको डेटा गिवन है और हमें इस डेटा का मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। सो मीन के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू आपके पास जो भी डेटा होता है उसको आपको ऐड करना है बस। जैसे 45 प्लस 54 प्लस 76 प्लस 78 प्लस 76 डिवाइडेड बाय, और टोटल नंबर कितने गिवन है आपको 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा आपका 329 डिवाइडेड बाय 5। देन इसका आपका आंसर आ जाएगा 65.8। सो ये हो गया आपका मीन। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब आपका जो डेटा आपको गिवन है उसमें जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं मीडियन। आपके डेटा की मिडिल वैल्यू और यू कैन से सेंटर वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। अब जैसे कि इस डेटा में अगर मैं लेफ्ट साइड से आती हूँ तो थर्ड नंबर पर 76 आ रहा है और राइट साइड से में अगर मैं आती हूँ तो थर्ड नंबर पर 76 आ रहा है। दैट मीन्स इस डेटा में आपकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो होगी 76। सो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू होगी वो होगी 76। सो आपका जो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 76। देन मोड, मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है आपके पास जो भी डेटा है उस डेटे में ऐसा नंबर तो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है। तो आपको एक डेटा गिवन है, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 76। सो इस केस में आपका जो मोड है वो हो जाएगा 76। तो आपका जो मीन है वो है 65.8। 65.8 आपको ऑप्शन सी में गिवन है। मीडियन आपका 76 आएगा एंड मोड भी आपका 76 हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है आपको बस इतना ही याद रखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। 65 आ जाएगा, 65.8 आपका मीन होगा, मीडियन 76 एंड मोड इज 76। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
इफ द वेरिएंस ऑफ अ सैंपल इज 64 द स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी। इस क्वेश्चन में हमें सैंपल का वेरिएंस गिवन है जो कि है 64 और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है और वो डेटा कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है। अब इस डेटा में मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन इस केस में हो जाएगा माइनस सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा आपका प्लस सिग्मा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि आपका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मीन से, ये आपका मीन हो जाएगा, मीन से कितने दूर है ये बताता है आपको स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरी सिंपल, वेरिएंस की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 64, अंडर रूट ऑफ 64 का हो जाता है आंसर 8। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका इस केस में हो जाएगा 8। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट, a sample size n is selected at random from a large population as n increases, which of the following statements is true? हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि सैंपल का साइज है जो कि n है, एक लार्ज पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। अब इस केस में हमें ये गिवन है कि आपका जो सैंपल का साइज है जो n है उसको इंक्रीज कर लिया। सो उस केस में कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल है जो कि n है। आपके सैंपल की साइज इस केस में क्या है, n है। तो आपने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आप सैंपल का साइज इंक्रीज कर रहे हो तो आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा हम देखते हैं। अगर आप सैंपल का साइज अगर इंक्रीज करते हो तो आपकी पॉपुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए आपको क्या गिवन है, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन डिक्रीजेस। आप कितना भी सैंपल लो आपकी पॉपुलेशन को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। आप क्योंकि सैंपल पर आप रिसर्च करते हो, आप सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हो ना कि पूरी पॉपुलेशन पर। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीजेस। अगेन जैसे मैंने कहा आपको, क्योंकि हम सैंपल पर रिसर्च, सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हैं पॉपुलेशन पर नहीं, तो पॉपुलेशन का यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात आपके ऑप्शन बी और सी की। तो ऑप्शन बी और सी बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ऑप्शन बी आपको बता रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन इज डिक्रीजेस, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल मीन रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पर बता रहा है कि अगर जितना ज्यादा आप पॉपुलेशन लोगे उतना ज्यादा आपका जो सैंपल का मीन है वो डिक्रीज होगा। मतलब जैसे अगर आपने ज्यादा पॉपुलेशन ले लिया, सॉरी ज्यादा सैंपल लिया पॉपुलेशन में से और आपका जो रिजल्ट आ रहा है सेम पॉपुलेशन की तरह आएगा, मतलब आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा आपका डेटा, मतलब यहाँ पर एरर बहुत कम आएगा आपको, क्योंकि आपका जो सैंपल का साइज है बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा आपका एरर होगा, सॉरी उतना कम आपका एरर होगा। उतना कम एरर होता है तो आपका मीन का डिफरेंस भी, आपका जो मीन का डिफरेंस होगा मतलब पॉपुलेशन का जो मीन होगा और जो सैंपल का मीन होगा इनमें बहुत कम डिफरेंस होगा, ज्यादा एरर नहीं होंगे। इसलिए आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल का जो मीन होगा आपका वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल मीन डिक्रीज। ओके, क्योंकि अनचेंज नहीं होगा, क्योंकि हम सैंपल पर स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली अगर सैंपल पर आप स्टडी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस तो दिखेगा है ना। अगर आप सैंपल पर स्टडी कर रहे हो तो आपको सैंपल पर चेंजेस कैसे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं ये देखने के लिए जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिजेक्ट कर लेते हैं। दो ही वेज होते हैं। अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। ये दो ही चीज करते हैं जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसके थ्रू हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस का पर्पस क्या होगा करेक्ट। अब ऑप्शन ए देखते हैं हम, टेस्ट हाउ फार द मीन ऑफ सैंपल इज फ्रॉम जीरो। हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए नहीं करते कि जो हमारा सैंपल का मीन है, सैंपल से हमको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो जीरो से कितना दूर है ये देखने के लिए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी देखेंगे हम, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल।
हम सिग्निफिकेंस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए भी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल वो होता है जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो आप आपके जो रिजल्ट है उसमें कुछ एरर अलाउ करते हो। अब मान लीजिए आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो आप 1% रखते हो और या फिर 5%, या तो आप 1% रखोगे या फिर 5%। अगर आपने आपका सिग्निफिकेंस लेवल 1% रखा है मतलब आप सिर्फ आपके स्टडी में 1% एरर को अलाउ करोगे, मतलब आपके जो 99% जो भी रिजल्ट आएंगे वो सही होंगे। और सिग्निफिकेंस लेवल आपने अगर 5% रख दिया मतलब आप जो आपकी रिसर्च में एरर अलाउ करेंगे वो 5% अलाउ करेंगे, मतलब 95% आपके जो रिजल्ट आएंगे वो करेक्ट आएंगे। सो ये डिटरमाइन करने के लिए भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के अप्रोप्रिएट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, बल्कि ये देखते हो कि नल हाइपोथेसिस को हमको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। हम नल हाइपोथेसिस को किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करते, आपको याद रखना है, किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस की। हम बस ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डिटरमाइन वेदर द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। मतलब अब मान लीजिए हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्च अपने रिसर्च में अपने गेसेस पर ले डाउन करते हैं और उसको अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए एक हाइपोथेसिस है कि वाटर अगर इंक्रीज करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। अगर मैं प्लांट को वाटर ज्यादा दे रही हूँ तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। अब इससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे जो रिजल्ट आएंगे मतलब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, मैं ये चेक करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं हम। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस, ओके। हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए करते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं ये देखने के लिए। अब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो रहा है? आपके जो रिजल्ट हो रहे हैं वो बाय चांस आ रहे हैं या फिर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब जो वाटर है, क्या वाटर की वजह से ही ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं, आप ये देखते हो। ओके, अगर वाटर की वजह से ग्रोथ हो रही है तो आप क्या करोगे? जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर लोगे। अगर वाटर की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लोगे। सो ये हो जाती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस ये होता है कि डिटरमाइन वेदर अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ वर्किंग ऑन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज टू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है आपकी उस पर हम वर्क करते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम पर हम वर्क क्यों करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ऑप्शन सी देखते हैं, एनालाइज डेटा। हम डेटा को एनालाइज करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम पर हम इसलिए वर्क नहीं करते कि किसी डेटा को एनालाइज करें। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन रहेगा आपका ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए, वेरीफाई द प्रॉब्लम। यस, आप जब भी रिसर्च प्रॉब्लम पर वर्क करते हैं आप रिसर्च प्रॉब्लम को तो वेरीफाई तो करोगे कि वो रिसर्च प्रॉब्लम पर्टिकुलर है क्या, उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से वेरीफाई करोगे। लेकिन जो रिसर्च प्रॉब्लम का पर्पस, मेन पर्पस ये नहीं होता कि प्रॉब्लम को वेरीफाई करे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन। सो आप रिसर्च प्रॉब्लम पर इसलिए वर्क करते हो ताकि आपको कुछ ना कुछ उसका बेस्ट सोल्यूशन निकल कर आए। वेरीफाइंग द प्रॉब्लम ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें मेन पूछा है, इस क्वेश्चन में हमें मेन पर्पस पूछा है। सो मेन पर्पस होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, आप रिसर्च प्रॉब्लम पर इसलिए वर्क करते हो ताकि आपको उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट, Which of this is not a qualitative method or approach? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड गिवन नहीं है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट क्या होता है? कोई टेक्स्ट है, कोई मैटर है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास जो भी डेटा होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और वर्ड्स। तो आप टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हो, वर्ड्स को एनालाइज कर रहे हो, तो ये आपका क्वालिटेटिव मेथड होता है। बट इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि विच इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड।
सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है क्वालिटेटिव मेथड है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है, जिसका एम ही होता है कि थ्योरी को डेवलप करना। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है कि रिसर्चर डेटा से थ्योरी को डेवलप करते हैं। डेटा को एनालाइज कर उस डेटा में आप एनालाइज करेंगे, रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे, एक पैटर्न फॉलो करेंगे एंड देन उसके हेल्प से कोई थ्योरी को डेवलप करेंगे। सो ग्राउंडेड थ्योरी में रिसर्चर थ्योरीज को डेवलप करते हैं। सो ये आपका क्वालिटेटिव मेथड होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस मतलब डिस्कशन के थ्रू एनालाइज करना। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में एक मेथड होता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में रिसर्चर क्या करते हैं, और ग्रुप बनाते हैं 4-5 लोगों का, उसमें डिस्कशन होता है, उस पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एंड देन कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ उस टॉपिक को एनालाइज कर कुछ थियोरी डेवलप करेंगे। सो ये भी क्वालिटेटिव मेथड होता है आपका। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ये आपके सोशियोलॉजी में आता है। ये सोशियोलॉजी की स्टडी का एक पार्ट होता है। सोशल मतलब जब भी आप सोशल कोई वर्ड देखते हो इट इज रिलेटेड विथ सोसाइटी। सोशल वर्ड सोसाइटी से रिलेटेड है। एंड कंस्ट्रक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपनी सोच बना लेते हो, ये कोई नेचुरल वे से नहीं आती है, आप खुद ही बना लेते हो एक सोच के। कोई पर्सन है, आप कोई पर्सन के बारे में सोच लेते हो कि वो ऐसा ही है, तो आपने कुछ स्ट्रक्चर बना लिया उसके बारे में, आपने आपके दिमाग में ये बिठा लिया कि वो पर्सन ऐसा ही होगा। जैसे मान लो क्लास में एक स्टूडेंट है जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो कैसे वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट बना, सबने सो कहा कि वो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, वो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब आप बना लेते हो, आप एक दिमाग में सोच बना लेते हो, आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ये आपके सोशियोलॉजी में आता है। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड एंड कंस्ट्रक्शनिज्म मतलब आप लोगों के बारे में पहले से ही सोच लेते हो कि वो ऐसा ही होगा, आप दिमाग में पहले से ही सोच लेते हो। ये कोई नेचुरल वे से नहीं आता है, ये लोगों के थ्रू आता है। तो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड नहीं होता है, बल्कि ये सोशियोलॉजी का पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। नेक्स्ट, any numerical value calculated from sample data is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप सैंपल के डेटा से कैलकुलेट करते हो, सो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप सैंपल से कलेक्ट करते हो और कैलकुलेट करते हो सैंपल्स के डेटा से, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होती है, स्टैटिस्टिक में यूजुअली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो सैंपल्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपने सैंपल का हाइट मेजर किया, वेट मेजर किया, सो उसमें सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ रहे, सो इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक। एरर क्या होता है, कोई मिस्टेक, आपके डेटा में कोई मिस्टेक हो उसे हम कहते हैं एरर। सो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी बायस। यहाँ पर बायस मतलब झुकाव, यहाँ पर कोई झुकाव की बात नहीं हो रही है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन मतलब एवरेज, यहाँ पर कोई एवरेज की वैल्यू नहीं हो रही है यहाँ पर, बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी हो रही है जिसको आप सैंपल्स के डेटा को आप कैलकुलेट करते हो, सो वो होता है आपका स्टैटिस्टिक, ना कि मीन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंस्ट्रक्ट किस ऑप्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। आपका जो कंस्ट्रक्ट होता है ये कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अब कंस्ट्रक्ट और कॉम्बिनेशन क्या होता है हम देखते हैं। तो कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट एक ब्रॉड टॉपिक होता है फॉर अ स्टडी, और कंस्ट्रक्ट जो होता है आपका, ये आपके थ्योरेटिकल टर्म में मीनिंग बताता है जिसको आप डायरेक्टली मेजर और ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे किसी का आईक्यू लेवल, किसी का इंटेलिजेंस लेवल, किसी की लाइफ का सेटिस्फेक्शन लेवल, कि आप लाइफ में कितने सेटिस्फाइड, अपनी लाइफ से आप कितने सेटिस्फाइड हो, ओके। और किसी के कम्युनिकेशन स्किल, वो कैसे लोगों से कम्युनिकेट करता है। तो ये सारा आपका कंस्ट्रक्ट में आ जाएंगे जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, आप इसको इनडायरेक्टली मेजर करोगे। जैसे किसी का वेट है आप उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, लेकिन किसी की कम्युनिकेशन स्किल आप उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। देन कंस्ट्रक्ट होता है जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। वेयरएज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आइडियाज बताए, आइडियाज से रिलेटेड हो,
जो किसी के कैरेक्टरिस्टिक, किसी के फीचर्स से रिलेटेड हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट का एग्जांपल दिया था, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट में कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए कम्युनिकेशन के, क्या आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका स्पेलिंग, आपकी वोकैबुलरी, आपका प्रोनाउंसिएशन, आप कैसे चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हो व्हाइल टॉकिंग टू समवन। ओके, आप ग्रुप में बैठे हो, किसी के साथ ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कैसे चॉइस, आपके वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है। सो ये आपके फीचर्स है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये सारी चीजों को मिलाकर आपका कम्युनिकेशन स्किल बनता है, ये आपका कंस्ट्रक्ट में आ जाएगा। सो कंस्ट्रक्ट जो होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, जो हर बार वेरी करते हैं। सो कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। तो हाइपोथेसिस ये आपका कंस्ट्रक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी कंट्रोल फैक्टर्स। कंट्रोल फैक्टर्स ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है, जिसमें आप वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होगा। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अ कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, थ्रू डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड अ रिसर्चर कैन enhance his or her studies। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्चर अपनी स्टडीज को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, थ्रू पॉपुलैरिटी या फिर वैलिडिटी, एक्सेसिबिलिटी या फिर रीडेबिलिटी। हमें ये फाइंड आउट करना है। सो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड होता क्या है। तो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें रिसर्चर डिफरेंट मेथड्स यूज करके देखते हैं कि उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। जैसे इस डायग्राम में आपको देखना है, रिसर्चर ने पहले एक मेथड यूज करा और ये देखा कि उनका कुछ रिजल्ट आ रहा है XYZ। ओके, देन रिसर्चर ने दूसरा मेथड यूज करा। दूसरा मेथड यूज करके रिसर्चर ने देखा कि उनका यही रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स रिसर्चर ऐसे डिफरेंट मेथड यूज करेंगे और देखेंगे कि उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स उनकी जो स्टडी है वो वैलिड है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है पॉपुलैरिटी। तो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्च अपनी स्टडी की पॉपुलैरिटी ने बताते कि उनकी स्टडी जो है कितनी पॉपुलर होने वाली है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि सब लोग के लिए क्या वो इंफॉर्मेशन, वो स्टडी के अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन के अवेलेबल है, उसको कहते हैं हम एक्सेसिबिलिटी। इसलिए भी रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी मतलब इजी टू रीड, कि वो सबके लिए इजी है रीड करने के लिए, इसके थ्रू भी रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड यूज नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड इसलिए यूज करते हैं ताकि उनके रिजल्ट जो उनकी स्टडी जो है वो वैलिड हो जाए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वैलिडिटी। नेक्स्ट, अरेंज द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन असेंडिंग ऑर्डर, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट एंड मेगाबाइट। इस क्वेश्चन में हमें कंप्यूटर के मेमोरी साइजेस गिवन है, हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से लेकर बड़े ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे छोटा आपका कंप्यूटर मेमोरी साइज होता है किलोबाइट। किलोबाइट जिसे आप केबी भी कहते हो। अब मान लो आपका जो एक स्मॉल ईमेल है वो आपका 2 KB का होता है, 2 किलोबाइट्स का होता है। देन किलोबाइट से थोड़ा बड़ा हो जाता है आपका मेगाबाइट। मेगाबाइट जिसमें MP3 फाइल्स हो, जिसको आप कहते हैं ऑडियो फाइल्स। अगर आपका 1 मिनट का ऑडियो फाइल है मतलब वो 1 MB का है। MB के बाद आता है आपका गीगाबाइट जिसे आप GB कहते हो। सो 1 GB में आपको याद रखना है, 1 GB में आप 300 MP3 सॉन्ग्स होल्ड कर सकते हो। अगर आपके फोन में 300 सॉन्ग्स है मतलब वो आपके 1 GB होल्ड करेंगे। 1 GB में आपकी 300 सॉन्ग्स इजीली आ जाते हैं। देन गीगाबाइट के बाद आपका आता है टेराबाइट। टेराबाइट जिसे आप TB कहते हो। तो टेराबाइट में आपकी 100 DVDs और क्वालिटी फिल्म्स आपका टेराबाइट होल्ड कर सकता है। और टेराबाइट जनरली आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में, टेराबाइट के जो हार्ड डिस्क आपकी होती है वो टेराबाइट की होती है। तो यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस आएगा, पहले होगा आपका किलोबाइट,
देन किलोबाइट के बाद आएगा मेगाबाइट, देन गीगाबाइट एंड लास्ट आ जाएगा आपका टेराबाइट। सो ये ऑर्डर आपको ऑप्शन सी में गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a hypothesis that suggests that changes in one variable cause changes in another is referred to। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसा हाइपोथेसिस, अगर आप उसमें एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं देन वो क्या कॉज बता रहा है कि दूसरा वेरिएबल भी चेंज होगा। तो ये कौन सी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन होगी? तो यहाँ पर आपको एक ही वर्ड पर फोकस करना है, दैट इज कॉज। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कॉज कर रहा है और वो दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, सो वो आपका हो जाएगा कॉजल हाइपोथेसिस में, जिसमें एक वेरिएबल जो है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कॉज होता है, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। कॉजल हाइपोथेसिस क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है बिटवीन दी वेरिएबल्स। एक वेरिएबल अगर चेंज करोगे तो दूसरा वेरिएबल उसके कॉज से दूसरा वेरिएबल भी चेंज ही होगा, सो वो हो जाएगा आपको कॉजल हाइपोथेसिस। देन रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये ऐसा नहीं बताता कि अगर आप एक को चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा, बट रिलेशन क्या बताता है कि कुछ ना कुछ चेंज है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि कोई रिलेशन नहीं है बिटवीन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? जो बताता है कि कोई दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है। जनरली कोई दो इवेंट अकर हुए हैं तो उसके बीच में कोई रिलेशन होगा, ये बताता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं बारिश हो रही है तो लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना। अगर बारिश होती है तो बिजली आएगी, बिजली कड़केगी। तो ये क्या है, हमने ये देख लिया कि बारिश की वजह से शायद लाइटनिंग हुई है। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस ये बताती है कि कोई दो वेरिएबल, दो कोई फेनोमेना, कोई दो इवेंट अकर हो रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है कि अगर आप एक वेरिएबल को चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एसोसिएटिव हाइपोथेसिस ये तो नहीं बताता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कॉजल हाइपोथेसिस। कॉजल हाइपोथेसिस ये बताता है कि अगर आप एक वेरिएबल को चेंज करते हो तो उसका कॉज ये होता है क्या, सेकेंड वेरिएबल भी चेंज ही होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose a finite population contains 6 items and 4 are selected at random without replacement, then number of all possible samples will be। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि एक पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में 6 आइटम्स है, 6 में से आपने 4 को सिलेक्ट कर लिया। तो आपने पॉपुलेशन में टोटल 6 लोग थे, 6 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया। तो कौन से मेथड से सिलेक्ट करा आपने? रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने उनको रिप्लेस नहीं करा, उनको फिर से अपने पॉपुलेशन में नहीं भेजा एक बार सिलेक्ट करने के बाद। देन उस केस में आपके कितने चांसेस है, कितने नंबर ऑफ सैंपल सिलेक्ट होने के पॉसिबिलिटी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। कैपिटल एन मतलब होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहाँ पर आपकी टोटल पॉपुलेशन 6 है तो कैपिटल एन की वैल्यू आपकी 6 हो जाएंगी। स्मॉल एन का मतलब होता है सैंपल, सैंपल यहाँ पर आपने 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया पूरे पॉपुलेशन में, मतलब आपकी स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4। अब इस केस में आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल एन सी, सी का मतलब होता है चूज स्मॉल एन, मतलब आपके टोटल 6 लोग थे, 6 में से आपने चूज करा 4 को, तो 6C4 ऐसा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, सॉरी 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो जाएगा। इसके बाद 6 फैक्टोरियल को आप इस तरीके से लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देन डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4, 6 माइनस 4 हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। देन यहाँ पर 4 3 2 1 और यहाँ पर से 4 3 2 1 ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका क्या रह गया 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को आप 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो। अब 6 इंटू 5 आपका हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 1 जा नहीं 2 5 जा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर 15। तो आपका जो सैंपल सिलेक्ट होने का टोटल नंबर ऑफ सैंपल आपके कितनी पॉसिबल चांसेस होंगे 15 चांसेस होंगे।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 15। नेक्स्ट, for calculating rank order correlation which data type is most suitable। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आप रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो आप कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। तो आपको याद रखना है स्केल ऑफ मेजरमेंट के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। सो आपको इस नेम से याद रखना है, नॉयर ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, इससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में आपकी जो क्वांटिटीज होती है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में जो क्वांटिटीज होती है आप उनके रैंक के हिसाब से उनको अरेंज करते हो। अगर आप जो क्वांटिटीज है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में अगर उनको क्वांटिटीज के हिसाब से आप उनको रैंक देकर उनको अरेंज कर रहे हो, तो ये कौन से केस में पॉसिबल होगा, कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट में पॉसिबल होगा, या तो ऑर्डिनल में, या तो इंटरवल में, या तो फिर रेशो में। ये 3 केस है। बट आपके पास क्वांटिटीज है, आपके पास कोई क्वांटिटी है, आप उस क्वांटिटी को रैंक दे रहे हो और उसके उस बेसिस पर आप उनको अरेंज कर रहे हो। सो ये सिर्फ और सिर्फ आप ऑर्डिनल में करते हो। ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, जो रैंक देते हैं जिनको उनके क्वांटिटीज उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर पहले कैटेगराइज करते हैं, फिर उनको रैंक देकर जो क्वांटिटीज है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में जो भी उनकी क्वांटिटीज होंगी आप उनकी रैंक के हिसाब से उनको अरेंज करते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट, What is the use of factorial analysis? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज क्या होता है। सो याद रखिए रिसर्च में एक टर्म होता है फैक्टोरियल एनालिसिस, जिसका मतलब होता है कि रिडक्शन ऑफ डेटा। सो फैक्टोरियल एनालिसिस, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होगा रिसर्च में, तो जो अननेसेसरी डेटा होगा उसको रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है, जैसे वेरिएबल ए, बी, सी, वेरिएबल डी, वेरिएबल ई, वेरिएबल एफ। अब मेरे पास इतने सारे वेरिएबल्स है, अब इतने सारे वेरिएबल्स पर मुझे फोकस करना, इनको ऑब्जर्व करना, इनको एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब रिसर्चर क्या करते हैं, जो ये वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं ए से एफ तक, इन सारे वेरिएबल्स को रिसर्चर को एनालाइज करना मुश्किल होता है, तो रिसर्चर क्या करते हैं, इस डेटा को रिड्यूस करते जाते हैं और रिसर्चर ये पता लगाते हैं कौन से 2 ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिसकी वजह से ये सारे जो वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है और कनेक्टेड है। सो जैसे मैं यहाँ पर देखूंगी कि यहाँ पर जो वेरिएबल बी है और वेरिएबल डी है, ये दोनों एक ऐसे वेरिएबल्स है जिसकी वजह से ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है, सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्ट है। तो रिसर्चर क्या करेंगे, जो अननेसेसरी डेटा है जो रिसर्चर को रिक्वायर्ड नहीं है, सो इन सारे डेटा को रिसर्चर मिनिमाइज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और जो वेरिएबल्स, जो 2 वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है जिसको रिसर्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, इन 2 वेरिएबल्स को रिसर्चर चुन लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली फैक्टोरियल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है और यूज क्या होता है कि रिसर्च में बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्चर उन चीजों को, उन वेरिएबल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्च जो होगी कॉम्प्लेक्स वे की तरफ चली जाएगी। सो इसलिए बहुत ज्यादा डेटा जब होता है, सो उस डेटा को रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है, और जो 2 मेन वेरिएबल्स होते हैं उन 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को पता करा जाता है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट, find the median of the given set of numbers 2, 6, 6, 8, 4, 2, 7, 9। सो इस क्वेश्चन में हमें मीडियन पूछा गया है और हमें कुछ नंबर्स दिया गया है, हमें कुछ डेटा दिया गया है, हमें मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है, आपके डेटा की जो सेंटर और मिडल वैल्यू, उसे हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपको एग्जाम में कंपलसरी मीडियन, मोड एंड मीन ये फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में कंपलसरी इस पर आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। अब मीडियन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स को याद रखना है। जैसे कि हम स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। स्टेप 1 है कि आपके पास जो भी डेटा दिया गया है आपको उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो यहाँ पर आपको जो डेटा दिया गया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है, तो हम पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 2 2 2 बार आया है, फिर उसके बाद 4, देन
4 के बाद 6 2 बार आया है, देन 7 8 एंड 9। सो हमने जो भी डेटा दिया गया था उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, छोटे से बड़े। फिर सेकेंड स्टेप में हमें देखना है आपका डेटा ऑड है या फिर इवन है। सो डेटा को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर से मतलब आपका जो डेटा है ये इवन है। सो अगर आपका डेटा इवन होता है उस केस में आपकी 2 वैल्यू हो जाएगी मीडियन की। अगर मान लो आपका डेटा ऑड होता है तो उस केस में आपकी एक ही वैल्यू हो जाएगी मीडियन की। अब मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पर सिर्फ 7 डेटा है, मतलब हम 8 तक वैल्यू पकड़ लेते हैं, 8 तक वैल्यू हम चूज कर लेते हैं। अगर आपके पास 7 नंबर्स होते, 7 डेटा होता, तो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होती। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं राइट हैंड साइड से चलूँ 1 2 3, तो फोर्थ नंबर पे 6 आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूँ 1 2 3 4 एंड अगेन फोर्थ नंबर पर मेरा सेम ही नंबर आ रहा है जो कि है 6। सो अगर मेरा डेटा ऑड होता तो उस केस में मेरी 6 वैल्यू हो जाती। अब इवन है, इवन के लिए मुझे किस तरीके से काउंट करना है? इवन के लिए मेरे पास टोटल 8 नंबर्स है, यानी यहाँ पर मेरे पास टोटल 8 नंबर हो जाएंगे इस केस में, यानी इवन नंबर्स है। तो मैं किस तरीके से काउंट करूंगी? 1 2 3 फोर्थ नंबर पर 6 आ रहा है और यहाँ से भी 1 2 3 4 4 पर 6 आ रहा है। तो इस केस में मेरे 2 मीडियन के वैल्यू हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर 6 एंड 6 हमने नंबरिंग कर लिया। जैसे 8 था, यहाँ पर टोटल हमारा जो डेटा था इवन था और टोटल 8 नंबर्स थे, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो हो जाएगा आपका 4। यानी लेफ्ट हैंड साइड से आपको फोर्थ नंबर पर जो भी नंबर आ रहा है वो चूज करना है और राइट हैंड साइड से आपके फोर्थ नंबर पर जो भी नंबर आ रहा है उसको आपको चूज करना है। तो हमने चूज कर लिया और जो नंबरिंग करने पर हमें 2 वैल्यू मिल रही थी जो कि है 6 एंड 6। अभी उन वैल्यूज का हमें एवरेज लेना है। एवरेज किस तरीके से लिया जाता है? तो यहाँ पर 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाय 2। तो 6 प्लस 6 हो जाता है आपका 12 डिवाइडेड बाय 2। सो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका 6। तो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट, Which of the following is not required in the formulation of research problem? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसे रिसर्च प्रॉब्लम में हम जब रिसर्च में प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं उसमें उसकी जरूरत नहीं होती है, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, स्पेसिफाइंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। यस, अगर आप आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करो तो आपको रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डिसीज है और डिसीज के अगेंस्ट मुझे एक ड्रग फॉर्म करना है, सो मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैं ये ड्रग क्यों फॉर्म करूंगी, तो उसके पीछे मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव एम होना चाहिए। जैसे मैंने ये ड्रग फॉर्म किया क्योंकि मुझे जो भी पर्सन थे जो भी उस पर्टिकुलर डिसीज से क्योर सफर कर रहे होंगे तो उनमें वो डिसीज क्योर हो जाए, इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि उस डिसीज के जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए मैंने ये ड्रग फॉर्म कराया। तो ये मेरे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसी तरीके से ऑप्शन बी, रिव्यू इज कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट। मतलब आप जो ड्रग पर स्टडी कर रहे हो तो उस ड्रग के बारे में आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अब डायरेक्टली कोई भी ड्रग लोगे और उस पर स्टडी करोगे तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में आपका उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए और उसका एनवायरमेंट भी पता होना चाहिए। उसी तरीके से ऑप्शन सी, एक्सप्लोर इट्स नेचर। यस, उसका नेचर भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि उसका किस तरीके से वो इफेक्टिव है, उसका पूरा आपको नेचर एक्सप्लोर करना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लोर नेचर भी पता होना चाहिए आपको, उसका नेचर भी एक्सप्लोर करना चाहिए आपके रिसर्च के प्रॉब्लम का जब आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हो। देन ऑप्शन डी, सिंगल अप्रोच। नो, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम में सिंगल अप्रोच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर जब आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हो। सो सिंगल अप्रोच का मीनिंग क्या है? अगर आपके जो भी रिसर्च की प्रॉब्लम है आप उसको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्रग है, इस ड्रग को मैं फॉर्म कर रही हूँ तो मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि वो डिसीज का लेवल कैसे मैं कम करूँ, नहीं लेकिन मुझे ये भी देखना होगा कि ड्रग के जो है ह्यूमन बॉडी पर और भी साइड इफेक्ट्स हो रहे या फिर नहीं हो रहे, ये भी देखना है। कौन कौन से उसके पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, कौन से उसके नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, ये भी देखना चाहिए। सिर्फ एक ही वे से मुझे नहीं देखना चाहिए, इसको हर एक वे से, हर एक एंगल से मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए। सिर्फ सिंगल अप्रोच नहीं हो सकता, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं देख सकती हूँ। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंगल अप्रोच ये आपके रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट,
A recent study of a car owners indicated that 10% felt brand A had the best quality, 9% felt brand B did, and 6% felt other models did. The remainder had no opinion. The advertising claimed that most car owners who have gave an opinion believe that brand A has the best quality is an example of dash which is dash. इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस ऑप्शन का एग्जाम्पल होगा। अब इस एग्जाम्पल में यह बताया गया है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई जिसमें कुछ कार ओनर्स थे, उन्होंने बताया कि कौन से ब्रांड कौन से ब्रांड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। सो यहाँ पर 10% कार ओनर्स ने कहा कि ब्रांड ए जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी है। 9% कार ओनर्स ने कहा ब्रांड बी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 6% ने कहा कि दूसरे जो अदर मॉडल है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस केस में बस इतने ही लोगों का रिस्पॉन्स आया, इतने ही लोग ने रिस्पॉन्स करा। देन उसके बाद एक एडवर्टाइज कंडक्ट करा गया, एक एडवर्टाइज की गई और जिसमें एडवर्टाइज में ये बताया गया कि जो ज्यादातर जो कार ओनर्स है उन्होंने ये कहा, उनका बिलीव ये है, उनकी ओपिनियन ये है कि जो ब्रांड ए है, ब्रांड ए की कार जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा? तो ये तो यहाँ पर कंफर्म है जो रिसर्च की गई है वो करेक्ट वे से की गई। रिसर्च में रिसर्चर कोई बायस नहीं है, क्योंकि रिसर्चर ने ये बताया, रिसर्चर ने प्रॉपर वे में बताया कि कितने लोगों का रिस्पॉन्स है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा है। अब जैसे कि टोटल 100% में से सिर्फ 25% ने यहाँ पर रिस्पॉन्स करा है। आप इनको टोटल करिए, 10, 6 एंड 9% को, बस इतने ही लोगों का, इतने ही कार ओनर्स का रिस्पॉन्स था, तो ये 25% हो गया। लेकिन 75% ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं करा। तो इस केस में रिसर्चर ने ये भी बताया है कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा और कितने लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं करा। अब इसके बाद एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया। एक एडवर्टाइज में ये बताया गया कि कार ओनर्स जो थे उनका ओपिनियन ये था कि जो ब्रांड ए है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर रिसर्च में कोई बायस नहीं किया गया, रिसर्च एथिकल थी, रिसर्च में सच्चाई थी, जो सच था रिसर्च में पूरा बताया गया। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया उसमें उन्होंने अनएथिकल वे से बताया, मतलब झूठ बोला है। यहाँ पर ये कहा है कि मोस्ट ऑफ द कार ओनर्स का ये बिलीव है कि ब्रांड ए की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं था, क्योंकि 25% का ही रिस्पॉन्स था, 75 लोगों का तो रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो इस केस में जो आपकी एडवर्टाइज होगी, एडवर्टाइज आपकी मिसलीडिंग रिपोर्टिंग होगी। मिसलीडिंग मतलब आपको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देना जो कि अनएथिकल है। ये सच्चाई नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा मिसलीडिंग रिपोर्टिंग एंड अनएथिकल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।